number 36. Along with the budget, the finance minister also places other documents before the parliament, which include along with the budget. The finance minister also places other document before the parliament, which include the macroeconomic framework statement. The aforesaid document is presented because of this is mandated by, मतलब कि ये मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट क्यों 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 मतलब कि होता है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है कि फर्स्ट आंसर है कि लॉन्ग स्टैंडिंग पार्लियामेंट्री कन्वेंशन। देखो बजट वगैरह ये चीज़ें तो लॉ के हिसाब से होती है, आर्टिकल है स्पेसिफिक, तो कन्वेंशन से तो नहीं है। और ऊपर से उन्होंने क्या बोला है, लॉन्ग स्टैंडिंग पार्लियामेंट्री कन्वेंशन, ऐसे लिख सकते थे डायरेक्ट, इट इज़ अ पार्लियामेंट्री कन्वेंशन। लॉन्ग स्टैंडिंग मतलब कितना लॉन्ग, एंशियंट टाइम से है या मिडाइवल टाइम से है, मतलब कि लॉन्ग स्टैंडिंग मतलब कितना है, ऐसे बोल सकते कि पार्लियामेंट्री कन्वेंशन फ्रॉम फ्रीडम ओनली, या 1947, या पार्लियामेंट्री कन्वेंशन फ्रॉम द कॉमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ऐसे लिख सकते थे। लेकिन लॉन्ग स्टैंडिंग का मतलब क्या हुआ, राइट, इसलिए रॉन्ग हो गया। बी स्टेटमेंट देखो अभी, आर्टिकल 112 एंड आर्टिकल 110 इन ब्रैकेट 1, तो देखो इतना डिटेल कौन याद रखता है, राइट। मतलब कि 110 आर्टिकल का भी सब क्लॉज 1 ब्रैकेट में 1 दिया है, तो इतना तो लॉ स्टूडेंट्स भी याद रखते होंगे, पता नहीं। आई डोंट थिंक लॉ स्टूडेंट्स आल्सो कैन रिमेंबर दिस मच डिटेल, मे बी दे कैन रिमेंबर बट वी डोंट नीड। तो इसलिए बी स्टेटमेंट इज आल्सो रॉन्ग, क्योंकि 2 आर्टिकल दिए और ऊपर से एक आर्टिकल का तो सब क्लॉज भी याद करने को बोला है उस स्टेटमेंट में, तो इट इज़ इम्पॉसिबल। सी में भी देखो आर्टिकल 113, मतलब कि ऐसे ऑप्शंस में जब आर्टिकल आते हैं ना, मल्टी मल्टी ऑप्शनल, अगर सारे स्टेटमेंट में आर्टिकल पूछे हैं, जैसे कि मिनिस्ट्रीज के बारे में भी अप्लाई होता है ये रूल कि हाँ मिनिस्ट्री अगर देते हैं तो रॉन्ग होती है, उसी तरीके से आर्टिकल अगर स्टेटमेंट्स में देते हैं तो रॉन्ग होता है। लेकिन अगर चारों ऑप्शन में आर्टिकल है तो एक ना एक तो करेक्ट होगा, वहाँ पे एक्सेप्शन है। तो इसलिए बी एंड सी एलिमिनेटेड और डी इज द आंसर। क्या है, प्रोविजन ऑफ फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट 203। और बजट आया है क्वेश्चन में, इस ऑप्शन में भी बजट वर्ड आया है, बाकी ऑप्शंस में कहाँ पे बजट, फिजिकल, मॉनिटरी वगैरह वर्ड आया है, तो इसलिए इसका आंसर डी है। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 37, ए कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट बाय डेफिनेशन इज, दिस इज रिपीटेड क्वेश्चन, ऑलरेडी मैंने एनालिसिस किया था किसी साल के क्वेश्चन पेपर में। तो कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट बाय डेफिनेशन इज ए लिमिटेड गवर्नमेंट, मतलब कि उस गवर्नमेंट पे लिमिट होता है, इसलिए वो लिमिटेड गवर्नमेंट होता है। इट्स ऑथोरिटी इज लिमिटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, इसलिए उसको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट, और इसीलिए वो लिमिटेड गवर्नमेंट है। गेटिंग? तो आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। तो आई विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ऐसे ऐसे वाले स्टेटमेंट्स रिपीट होते हैं, मतलब कि ऐसे वाले क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, अदर देन द फंडामेंटल राइट्स which of the following parts of constitution of india reflect the principles and provisions of the universal declaration of human rights? देखो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन, प्रोविजंस मैंने ऑलरेडी बोला है, प्रिंसिपल्स, प्रोविजंस, फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, ये जब वर्ड आते हैं ना क्वेश्चन में ही, तो सारे ऑप्शंस करेक्ट होते हैं, इसलिए 1, 2 एंड 3 इज द आंसर। प्रीएम्बल, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, क्योंकि प्रिंसिपल्स, प्रोविजंस, कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर्स, ये लॉजिक मैंने बोला है ऑलरेडी कि ये वर्ड अगर आते हैं तो सारे सारे ऑप्शंस करेक्ट होते हैं। सो आई होप कि जो जो सिंसियरली देख रहे हैं ना वीडियो, उनको पता चल रहा है कि क्या चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 39, इन इंडिया लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज प्रोवाइड फ्री लीगल सर्विसेज टू विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ सिटीजन्स? इन इंडिया फ्री लीगल सर्विस किस किस को मिलता है? देखो फोर्थ वाला ऑप्शन तो ऑल सीनियर सिटीजन्स, ऑल वर्ल्ड आया, ऑल वर्ड आया, इसलिए एलिमिनेट हो गया, इसलिए बी एंड डी इज एलिमिनेटेड, 4 है उसमें। तो ए एंड सी, तो 2 इज डेफिनेटली करेक्ट, क्योंकि ए एंड सी दोनों में 2 है। ट्रांसजेंडर विथ एनुअल इनकम लेस देन 2 लाख, तो वो तो करेक्ट है। अभी 1 एंड 3 में कौन सा करेक्ट है, उस हिसाब से ए एंड सी में से आंसर है। तो 3 क्या बोल रहा है, मेंबर ऑफ ओबीसी विथ एनुअल इनकम ऑफ लेस देन 3 लाख, और 1 क्या बोल रहा है, पर्सन विथ एनुअल इनकम ऑफ लेस देन 1 लाख। मतलब कि देखो थर्ड में थोड़ा स्पेसिफिक कर दिया कि ओबीसी कैटेगरी के लिए डाल दिया, तो ऐसे नहीं होगा ना। मतलब कि लीगल सर्विस अथॉरिटी फ्री लीगल एडवाइस विल बी डिपेंड ऑन इनकम ओनली। तो 1 लाख एंड 3 लाख में कौन सा लेस है, तो 1 लाख, और
3 में क्या किया है, ओनली ओबीसी को फ्री लीगल एडवाइस बोल रहा है, लेकिन ओबीसी को नहीं है, सारे लोगों को, अगर जिसका इनकम ही कम है 1 लाख से कम, तो उसको फ्री लीगल एडवाइस मिलेगा। इसलिए आंसर इज 1 and 2 ओनली, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। तो इसमें आपको ये लगाने हैं, मैच द पेयर्स, पेयर्स लगाने करेक्टली मैच, कौन से करेक्ट है। तो देखो इसमें तो कोई लॉजिक नहीं है, ये आपको आइदर नो इट और डोंट नो इट टाइप क्वेश्चन है। लेकिन मैंने ऑलरेडी बोला है, ग्लोबल क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग वाला जो स्टेटमेंट होता है वो करेक्ट होता है, इसलिए 3 इज डेफिनेटली करेक्ट। तो 3 है तो 3 आपको पता है ना, डेफिनेटली करेक्ट हमारे लॉजिक के हिसाब से। जहाँ पे भी ग्लोबल वार्मिंग, जहाँ पे भी क्लाइमेट चेंज वाला स्टेटमेंट आता है ना, वो करेक्ट ही रहता है। तो 3 इज करेक्ट, इसलिए सी एंड डी दोनों में से ही एक आंसर है। तो ए एंड बी तो एलिमिनेट हो गया, तो बचा कौन सा, सी एंड डी। अभी डी में देखो, हाँ, अभी डी में देखो, आल्मा अट्टा डिक्लेरेशन, राइट, हेल्थ केयर ऑफ द पीपल, मतलब कि पीपल बोला है, पीपल मतलब कि ऐसे नहीं बोला कि स्पेसिफिक एज ग्रुप या पे स्पेसिफिक कुछ नहीं बोला है, जस्ट पीपल। इसलिए 1 and 3 ओनली इज द आंसर एक्चुअली। मतलब कि ये यहाँ तक लॉजिक नहीं, यहाँ ओनली सी एंड डी इलिमिनेट, ए एंड बी इलिमिनेट करने के लिए लॉजिक अप्लाई होता है हमारा, कौन सा, ग्लोबल वार्मिंग वाला और क्लाइमेट चेंज वाला। 3 इज करेक्ट। तो सी एंड डी में से आपको कुछ ना कुछ तो पता होना चाहिए था, इसलिए इसका आंसर है 1 and 3 ओनली। तो अब हमें क्या करना है, अल्माटा डिक्लेरेशन सर्च करना है, किसके बारे में है, हेग कन्वेंशन किसके लिए है, तलानो डायलॉग तो यहाँ पे ऑलरेडी करेक्ट है, अंडर टू कोएलिशन किस लिए है। तो वो सारी चीज़ें मैंने मेरे नोट्स में डाल दिए हैं, और नोट्स में आपको ऐसी चीज़ें फिर नेक्स्ट ईयर उन्होंने हेग कन्वेंशन करेक्ट वाला डाल दिया, तो आपको आना चाहिए। वैसे भी अंडर टू कोएलिशन के बारे में भी करेक्ट वाला डाल दिया, तो वो आना चाहिए, राइट। इसलिए इसका आंसर है सी, 1 and 3 ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41। विथ रेफरेंस टू हिस्ट्री ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। और 3 दिए हैं, तो देखो, हाँ, ये तो पता होना चाहिए, ये हिस्ट्री का है, लॉजिक नहीं है। लेकिन औरंग, औरंग इज रॉन्ग, क्यों, क्योंकि औरंग है, मतलब ये तीनों है ना, तीनों, ये तीनों हिस्ट्री के बुक में, एनसीईआरटीज में, साइड में जो हिस्ट्री के बुक रहते हैं ना, साइड में सब हेडिंग्स रहते हैं, साइड में, हाँ, औरंग, बनियान, मिराजदार, उसका दो 3 वर्ड में मीनिंग दिया होता है साइड में। तो उस हिसाब से औरंग का मीनिंग है, इट इज़, यहाँ पे इंचार्ज ऑफ ट्रेजरी ऑफ द स्टेट बोला है, लेकिन औरंग का मीनिंग कुछ और ही है, मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। लेकिन यहाँ पे कोई लॉजिक वाला नहीं है, इसका आपको आना ही चाहिए था, इसलिए इसका आंसर है 2 and 3 ओनली। लेकिन ऑल द टर्म्स आर कवर्ड इन द एनसीईआरटीज, सो डोंट वरी कि ये कहाँ से रॉकेट साइंस से आ गया, कहाँ से, मतलब कि कहाँ से आ गया पता नहीं, ऐसा नहीं है। दीज टर्म्स आर ऑलरेडी कवर्ड इन द एनसीईआरटी। तो अब इस यहाँ पे आपको औरंग करेक्ट वाला क्या है, न जाने 2022 में करेक्ट पूछे औरंग को, राइट। तो इसलिए इसका आंसर है 2 and 3 ओनली, बी। देखो, जो लोग केयरफुली सुन रहे हैं ना, वो 2022 का प्रीलिम का पेपर जब देंगे ना, तो एंजॉय करेंगे, आई एम श्योर। क्योंकि जो मैं बोल रहा हूँ ना अभी, औरंग को पता नहीं वाला डाल दिया, या आलमार्ट, ये हेग कन्वेंशन लास्ट वाले क्वेश्चन में करेक्ट वाला डाल दिया, पता नहीं। यूपीएससी मेरी वीडियो तो डेफिनेटली नहीं देखेगी, क्योंकि इतने व्यूज़ ही, मतलब मेरे व्यूज़ 100-200 व्यूज़ हो रहे हैं, राइट। तो इतना फेमस भी नहीं है कि यूपीएससी के ऑफिशियल्स देखेंगे मेरे वाले ट्रिक्स, मेरे वाले टेक्निक्स। तो ये रिपीट होने वाला है गाइज, सो बी विथ मी, ओके। इसलिए इसका आंसर है 2 and 3 ओनली, इसमें लॉजिक नहीं है, आइदर नो इट और डोंट नो इट। क्वेश्चन नंबर 42। विथ रेफरेंस टू द रिलीजियस हिस्ट्री ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। देखो, अभी अभी मैंने, हाँ, अभी देखो, हाँ, पहले वाला स्टेटमेंट क्या है, स्थविरवादीन्स बिलोंग टू महायाना बुद्धिज़्म। अभी मैंने आपको बोला था कि मतलब कि अगर महायाना बुद्धिज़्म वगैरह अगर किसी स्टेटमेंट में आता है तो करेक्ट होता है जनरली। लेकिन सारे स्टेटमेंट में महायाना बुद्धिज़्म अगर आता है तो फिर ये बुद्धिज़्म का ही क्वेश्चन है, राइट। वो वाला लॉजिक कब अप्लाई होता है, मतलब कि मैंने बोला था कि बुद्धिज़्म के बारे में या महायाना के बारे में वगैरह अगर स्टेटमेंट आता है तो वो करेक्ट होता है। लेकिन वो लॉजिक कहाँ अप्लाई करना है, जहाँ पे अलग अलग चीज़ों के स्टेटमेंट्स है, उसमें से एक अगर महायाना का है तो लॉजिक है। लेकिन यहाँ पे सारे स्टेटमेंट महायाना बुद्धिज़्म है, तो यहाँ पे ये लॉजिक अप्लाई नहीं होता। तो स्थविरवादीन्स बिलोंग टू महायाना बुद्धिज़्म,
तो ऐसे जब आता है ना सो एंड सो बिलोंग टू सो एंड सो, मतलब कि कोई एक चीज़ बिलोंग टू दूसरी चीज़, मतलब कि सपोज कि एक्स बिलोंग टू वाई, तो ये बिलोंग टू है ना जानबूझ के बिलोंग टू मतलब कि किसी और का होता है, लेकिन वो जानबूझ के महायाना बुद्धिज्म वहाँ डाल दिया। स्थविरवादीन बिलोंग्स टू समबडी एल्स, समथिंग एल्स। बिलोंग टू जब आता है ना स्टेटमेंट में, मतलब कि ये भी छाप डालो आप कि बिलोंग टू जब वर्ड आता है तो वो स्टेटमेंट रॉन्ग होता है डेफिनेटली 101%। बिलोंग टू वर्ड आता है तो ये मैं बना रहा हूँ कि 100 150 वर्ड ऐसे है, वो वर्ड अगर श्योर शॉट आए ना स्टेटमेंट में तो स्टेटमेंट रॉन्ग है, तो बिलोंग टू आया तो रॉन्ग है, इसलिए 1 रॉन्ग हो गया, ए एंड डी एलिमिनेट हो गया। तो बी एंड सी में से 3 ओनली, 3 तो दोनों में है, तो 3 को आप खुद पढ़ लो। द डेइफिकेशन ऑफ बुद्धा बाय महासंघ का फॉस्टर महायाना बुद्धिज्म, डेफिनेटली लास्ट ईयर ही 2019 में आया था कि महायाना बुद्धिज्म ने डेइफिकेशन किया था, तो डेइफिकेशन को हेल्प ही होगा ना, राइट। तो इसलिए 3 तो करेक्ट है। एंड सेकंड क्या है, लोकोत्तरवादी सेक्ट वॉज ऑफशूट ऑफ महासंघिका सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म। देखो यहाँ पे इन्होंने ऐसे नहीं बोला लोकोत्तरवादीन बिलोंग टू महासंघिका सेक्ट, राइट। लोकोत्तरवादीन बिलोंग टू महासंघिका सेक्ट ऐसे बोला है क्या, नहीं, बिलोंग टू ऊपर डाला, लेकिन नीचे वाले स्टेटमेंट में बिलोंग टू वर्ड नहीं यूज किया। इट वॉज ऑफशूट ऑफ महासंघिका सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म, ऐसे बिलोंग टू वर्ड यूज कर सकते थे, लेकिन देखो बिलोंग टू वर्ड रॉन्ग होता है, इसलिए उन्होंने बिलोंग टू वर्ड से नहीं शुरू किया, इसलिए इसका आंसर है बी 2 एंड 3 ओनली। लॉजिक समझ में आ रहे तो अच्छा है, अगर नहीं आ रहे तो रिपीट पे देखो, समझने की कोशिश करो। देखो आपको अगर 40 मार्क बढ़ाने हैं तो कहीं ना कहीं से आपको थोड़ा सा दिमाग, मतलब कि आपके ब्रेन को थोड़ा सा तो तान देना पड़ेगा, थोड़ा तो खींचना पड़ेगा आपको, ऐसे स्पून फीडिंग टाइप नहीं मिलेगा, क्योंकि आपको थोड़ा सा मतलब याद रखना पड़ेंगी चीज़ें कि हाँ बिलोंग टू आया तो रॉन्ग होता है, और सेकंड वाले स्टेटमेंट में भी बिलोंग टू यूज़ कर सकते थे, लेकिन जानबूझ के बिलोंग टू नहीं यूज़ किया, तो उस तरीके से। गेटिंग माई पॉइंट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43, which of the following statements correctly explain the impact of industrial revolution on India during the first half of the 19th century। देखो इम्पैक्ट ऑन इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, इम्पैक्ट क्या हुआ था इंडिया पे, देखो बी वाले में क्या बोल रहा है, मशीन्स वेर इंट्रोड्यूस्ड इन इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन लार्ज नंबर्स, लार्ज डाल दिया, लार्ज लार्ज वर्ड डाल दिया कि इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, बहुत इंडस्ट्री आई, ये तो हो ही नहीं सकता। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन अगर वहाँ पे हुआ था तो इंडिया की इंडस्ट्रीज तो कम हुई, राइट, इसलिए इट वाज नॉट इंट्रोड्यूस्ड, इट वाज एक्चुअली रिड्यूस्ड। सी वाला क्या है, रेलवे लाइन वेयर लेड इन मेनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री, देखो ये भी रॉन्ग है कि मेनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री, रेलवे लाइन्स मेनी पार्ट्स, वहाँ पे ही डाला था ओनली जहाँ पे उनको ज़रूरत था, मेनी पार्ट्स पे नहीं डाला था, राइट, तो ये भी रॉन्ग हो गया। हेवी ड्यूटीज़, हेवी वर्ड डाल दिया, हेवी ड्यूटीज़ वेर इम्पोज्ड ऑन द इम्पोर्ट ऑफ ब्रिटिश मैन्युफैक्चर। एक्चुअली ये तीनों स्टेटमेंट है ना, मतलब कि डी वाला स्टेटमेंट ब्रिटिश लोगों को तो नुकसान होगा तो वो क्यों क्यों ड्यूटी लगाएंगे, इसलिए डी रॉन्ग है। बी में भी देखो इंडिया में क्यों इन्वेस्टमेंट करेंगे, वो तो वहाँ इन्वेस्टमेंट करेंगे, इसलिए बी रॉन्ग है। और सी में देखो मेनी पार्ट्स, रेलवे भी क्यों जिधर जरूरी नहीं है वहाँ नहीं डालेंगे वो, लेकिन ए वाला स्टेटमेंट देखो इंडियन हैंडीक्राफ्ट वेयर रुइंड, मतलब कि इंडियन हैंडीक्राफ्ट लोगों का बहुत नुकसान हुआ और इसी में ब्रिटिशों का फ़ायदा हुआ, मतलब कि स्टेटमेंट से देखना है कि किसका फ़ायदा हो रहा है किसका नुकसान हो रहा है, तो ब्रिटिश क्या करेंगे, इंडियन लोग क्या करेंगे, वगैरह वगैरह। तो इसका आंसर हो गया ए, इंडियन हैंडीक्राफ्ट वेयर रुइंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, तो कंसिडर द फॉलोइंग इवेंट्स ऑफ हिस्ट्री ऑफ इंडिया। एक्चुअली इसमें ना लॉजिक, इसमें तो ऐसा है कि आपको पता होना चाहिए सारे स्टेटमेंट्स की, ये सारे लोग कब कौन आया था। तो मैंने क्या किया, इस क्वेश्चन को पकड़ के किंग भोजा को मैंने सर्च किया, चोला किंगडम का पारंतका वन को सर्च किया, महेंद्र वर्मन को सर्च किया, गोपाला को सर्च किया और मेरे नोट्स में डाल दिया। मतलब इस क्वेश्चन के बेसिस पे अगर कुछ भी क्वेश्चन आता है ना यूपीएससी के क्वेश्चन पेपर में तो आई कुड मेक इट। तो मेरे नोट्स में ये सारे लोगों के नोट्स आपको मिल जाएंगे। और ऊपर से ये कैसे करना है, लॉजिक कैसे लगाना है, देखो 2 एंड 3 में से तो पहला होना चाहिए। 3 क्या है, इस्टेब्लिशमेंट, एंड 4 क्या है, 2 क्या है, इस्टेब्लिशमेंट, राइट, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ पल्लवा एंड पावर एंड इस्टेब्लिशमेंट ऑफ चोला पावर। तो ये दोनों में से कौन सा पहले आना चाहिए। आपने अगर थोड़ा भी एनसीईआरटी पढ़ा है तो आपको इतना पता होगा कि पल्लवा चोला से बहुत पहले थे। पल्लवा इज द एंशियंट टाइम, चोला इज अ मिडाइवल टाइम, तो इसलिए
टू 3 से पहले है तो बी एंड डी एलिमिनेट हो गया, क्योंकि 2 तो पहले होना चाहिए क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, राइट। 2 तो पहले होना चाहिए, मतलब कि पल्लवा पहले आ गए बाद में, एंड 3 तो सी एंड ए इन्हीं में से आंसर है, क्योंकि 3 एलिमिनेट हो गया, 3 शुरू में नहीं हो सकता है, तो 3 गया लास्ट में। मतलब कॉम्बिनेशन समझ लो आप, ए एंड सी में क्या है, 3 गया लास्ट में। तो 4 एंड 1 में, 4 में क्या है, पाला डायनेस्टी फाउंडेड बाय गोपाला, मतलब कि फाउंडिंग का काम ईजी है, इसलिए वो सी वाले स्टेटमेंट से अप्लाई होता है कि हाँ फाउंड किया। लेकिन राइज ऑफ प्रत्याराज, राइज करने में देखो कौन सा किंग राइज हो रहा है, क्या हो रहा है वो आपको देखना नहीं है, बस इस्टेब्लिशमेंट के लिए कम टाइम लगता है, फाउंडिंग के लिए कम टाइम लगता है, लेकिन राइज होने के लिए थोड़ा समय लगता है, तो वो बाद में आई चीज़ है, राइट। इस लॉजिक से सी इज द आंसर 2413। देखो समझ में आया तो ठीक ठीक है, नहीं तो अदरवाइज यू मस्ट नो इनके डेट्स, इनका टाइम पीरियड आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45। Which of the following phrases define the nature of हुंडी generally referred to in the sources of post हर्षा period? मतलब कि हुंडी क्या है, हुंडी देखो हाँ, अब इसका लॉजिक कैसे है। हुंडी का डेफिनेशन क्या है, ए में क्या बोला है, एन एडवाइजरी इशूड बाय किंग टू हिज सबॉर्डिनेट। कितना डिटेल दिया है, एक तो हुंडी इज एडवाइजरी इशूड बाय किंग टू हिज सबॉर्डिनेट्स, मतलब तीन फैक्ट है। बी वाले स्टेटमेंट में डायरी टू बी मेंटेन फॉर डेली अकाउंट्स, इसमें भी देखो ये डायरी है, मेंटेन करनी है, डेली अकाउंट्स भी, डेली अकाउंट की डायरी है वो मेंटेन करनी है। डी वाले स्टेटमेंट में देखो an order from the feudal lord to his subordinate, an order from the feudal lord, एक ऑर्डर है फ्यूडल लॉर्ड ने निकाली है सबऑर्डिनेट्स के लिए निकाली है, इसलिए डी वाला एलिमिनेट हो गया। सी देखो ए बिल ऑफ एक्सचेंज, इसमें ज़्यादा एक्सप्लेनेशन दिया है क्या, जस्ट दिया है कि इट इज़ अ बिल ऑफ एक्सचेंज, तो ये आंसर है। अभी मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, जब 4 स्टेटमेंट्स, अगर 3 स्टेटमेंट में अननेसेसरीली डिस्क्रिप्शन दिया है और एक स्टेटमेंट बहुत छोटा सा है तो वो आंसर होता है, और उल्टा जब 3 स्टेटमेंट में बस सिंगल वर्ड दिया है या ऐसे दिया है, लेकिन एक ही स्टेटमेंट अच्छे से इलेबोरेट किया है तो ओ वाला आंसर होता है। लॉजिक समझ में आ रहा है, यहाँ पे देखो ए बी एंड डी बहुत इलेबोरेट किया है, अननेसेसरी इलेबोरेशन इन द स्टेटमेंट, लेकिन सी में इलेबोरेट नहीं किया है, बस ये बिल ऑफ एक्सचेंज ऐसे बोला क्या, ए बिल ऑफ एक्सचेंज बाय द फ्यूडल लॉर्ड टू द सबऑर्डिनेट फॉर द डेली अकाउंट, ऐसे नहीं डाला, इसलिए सी इज द आंसर। और मतलब कि ए बिल ऑफ एक्सचेंज, लेकिन अगर अगर देखो ए बी एंड डी, मतलब कि कुछ कुछ क्वेश्चन में ऐसे भी है कि 3 स्टेटमेंट बहुत छोटे छोटे होते हैं, लेकिन एक स्टेटमेंट अच्छे से एक्सप्लेन किया होता है, तो अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ आंसर होगा। मतलब कि आपको समझ में आ रहा है, मतलब कि आपको डिसाइड करना है कि हाँ ये 3 स्टेटमेंट कैसे है और एक अलग है, तो उस हिसाब से भी लॉजिक लग सकता है। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। इस वीडियो से मतलब कि अब 4-5 क्वेश्चन है, 2 मिनट आप लोगों से साथ बात करनी है, जो भी लोग लाए हुए थैंक यू सो मच, क्योंकि देखो ये ऑलमोस्ट 10 बजे है, कितने बजे है, 9:30 9:40 बजे है, लेकिन आप लोग मेरे को सुन रहे हैं, मैं आप लोगों के साथ बात कर रहा हूँ, आई एम टॉकिंग टू यू, फ्यू पीपल आर बिलीविंग टोटली इन मी, मुझे अच्छा लग रहा है, दिस फीलिंग जो कनेक्शन है ना, इस अंधेरे में आप लोगों के साथ मैं कनेक्ट कर पा रहा हूँ, राइट। आई एम मतलब कि आपके साथ बात कर रहा हूँ, आपको जैसे छोटे छोटे भाई के या छोटे फ्रेंड की तरह से, ऐसे मतलब कि मैं जब एक्सप्लेन कर रहा हूँ ना, तो मैं कुछ भी चीज़ मेरे मन में नहीं रख रहा हूँ गाइज, मतलब कि इवन यू पीपल आर कॉम्पिटिटर्स ऑफ मी, यू आर गेटिंग, फिर भी मैं एक भी चीज़ ऐसी मन में नहीं रख रहा हूँ, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा डिलीवर करना है, गेटिंग, क्योंकि देखो मैं देखता हूँ कोई लोग मतलब कि कोई भी कोई नहीं शेयर करते, लोग क्या करते हैं ना, अरे यार मेरे ही कॉम्पिटिटर है, मैं तो जानबूझ के बोल रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख लो यार मेरे वीडियोस, राइट। तो थैंक यू सो मच जो भी लोग देख रहे हैं, थैंक्स अ लॉट, लाइव देख रहे हैं, बाद में देख रहे हैं, आपका भी फायदा है, मेरे को भी अच्छा लग रहा है। सो इसका आंसर है बिल ऑफ एक्सचेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46। विथ रेफरेंस टू द बुक कॉल्ड देशेर गणेश देवस्कर ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अभी थर्ड वाला स्टेटमेंट डायरेक्टली देखो, द यूज ऑफ देश बाय देवस्कर वाज इन द स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट, स्पेसिफिक वर्ड आया, रिपीट हो रहा है ना मेरा लॉजिक, स्पेसिफिक वर्ड आया
तो रॉन्ग स्टेटमेंट। जैसे यहाँ पे मैंने बोला था कि बिलोंग टू अगर वर्ड आता है तो रॉन्ग होता है। वैसे जो लोग रिपीट मतलब कि पिछले वाले वीडियोस देखे जिन्होंने, मैंने ऑलरेडी बोला है स्पेसिफिक वर्ड अगर स्टेटमेंट में आता है तो वो वाला स्टेटमेंट रॉन्ग होता है। और उसी लॉजिक से बी सी एंड डी आर एलिमिनेटेड एंड डायरेक्टली 1 and 2 ओनली इज द आंसर। डायरेक्टली आंसर पे पहुंच रहे हैं आप, तो मतलब कि आपका पढ़ने का टाइम भी थोड़ा कम होता है। कुछ कुछ ऐसे ऐसे 50-60 ही वर्ड है जो स्पेसिफिक मतलब कि जैसे यहाँ पे स्पेसिफिक है, बिलोंग टू है, तो ऐसे वर्ड जब आते हैं ना स्टेटमेंट में, वो स्टेटमेंट डेफिनेटली रॉन्ग होते हैं। ऐसे वाले मैं आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ और वो दिमाग में छाप छाप डालना है आपको। अगर आप भूल रहे हैं तो एक दो बार फिर से वीडियोस देखो, कोई कोई प्रॉब्लम नहीं, आपका थोड़ा टाइम जाएगा, नो वरीज गाइज, बट आपको ये बहुत काम आएगा। तो इसका आंसर है 1 and 2 ओनली। 1 क्या है, इट वॉन्ट अगेंस्ट द कॉलोनिस्ट हिप्नोटिक कॉन्क्वेस्ट ऑफ माइंड एंड इट इंस्पायर्ड द परफॉर्मेंस ऑफ स्वदेशी स्ट्रीट प्ले। मतलब कि ये एक कैरेक्टरिस्टिक देशर कथा के कैरेक्टरिस्टिक्स है। लेकिन थर्ड में क्या बोला है, इट इज स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट ऑफ रीजन ऑफ बंगाल, मतलब कि पूरा इंडिया के देशेर कथा, देश बंगाल कैसे होगा देश, राइट, मतलब नेशन, तो पूरे नेशन से होगा, राइट। समझ में आ रहा है, देश हिंदी में देश, हिंदी में नेशन को देश बोलते हैं, हिंदी में मराठी में देश बोलते हैं, राइट। तो देश अगर यूज किया है तो स्पेसिफिकली रीजन को कैसे करेंगे, नेशन के लिए होगा पूरे, इसलिए 3 इज रॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47, द गांधी इरविन पैक्ट इंक्लूडेड विच ऑफ द फॉलोइंग। देखो थर्ड वाला स्टेटमेंट देखो, एक्सेप्टेंस ऑफ गांधी जी सजेशन फॉर इंक्वायरी इनटू पुलिस एक्सेसेस। देखो ये लॉजिकल क्वेश्चन है, मतलब कि ये स्टैटिक क्वेश्चन है। पहले वाला है इनविटेशन टू कांग्रेस टू पार्टिसिपेट इन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, मतलब कि गांधी इरविन पैक्ट में ये हुआ था कि गांधी जी को इनविटेशन किया था राउंड टेबल में पार्ट लेने में। विड्रॉल ऑफ ऑर्डिनेंसेस, मतलब कि ऑर्डिनेंसेस विड्रॉ किए थे उन्होंने, प्रोमलगेटेड इन कनेक्शन विद द सिविल डिसोबीडेंस मूवमेंट, मतलब कि अंग्रेजों ने। और फॉर रिलीज ऑफ ओनली दोज प्रिजनर्स हु वेर नॉट चार्ज विथ वायलेंस, मतलब कि यहाँ पे ओनली वर्ड आया है लेकिन इस यहाँ पे ओनली का मीनिंग अलग है। देखो ओनली स्टेटमेंट के एंड में आता है तो अलग मीनिंग होता है, बीच में आता है तो अलग मीनिंग होता है। तो रिलीज ऑफ ओनली दोज प्रिजनर्स मतलब कि एक्सट्रीम नहीं है एक्चुअली, यहाँ पे ओनली एक्सट्रीम के काम नहीं कर रहा है, यहाँ पे लिमिटेशन कर रहा है एक्चुअली कि हाँ जिन्होंने वायलेंस नहीं किया था बस उन्हीं को रिलीज करना है। इसलिए इसका आंसर है 1, 2 and 4 ओनली, क्योंकि 1 and 2 तो करेक्ट है, मतलब कि यहाँ पे लॉजिक नहीं है, आपको पता होना चाहिए ये चीज़ें। एंड थर्ड वाला क्या है, एक्सेप्टेंस ऑफ गांधी जी सजेशन फॉर इंक्वायरी इनटू पुलिस एक्सेसेस, ये वाली चीज़ उन्होंने एक्सेप्ट नहीं की थी। लेकिन ये लॉजिक वाला क्वेश्चन नहीं है, ये फैक्चुअल क्वेश्चन है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48, तो विटाल विध्वंसक द फर्स्ट मंथली जर्नल टू हैव द अनटचेबल पीपल एज इट्स टारगेट ऑडियंस वाज पब्लिश्ड बाय। मैंने ऑलरेडी बोला आपको कि जब भी ये लॉजिक कैसे थोड़ा सा घूमता है कैसे, देखो हाँ मैंने जैसे यहाँ पे भी बोला था, कहाँ ये वाला क्वेश्चन कहाँ गया, हुंडी वाला क्वेश्चन, स्टेटमेंट में और एक में छोटा है तो वो आंसर है, या उल्टा होता 3 स्टेटमेंट में छोटा छोटा और एक में इलाबरेट किया है तो वो वाला आंसर है। तो उसी तरीके से मैंने एक लॉजिक बोला था कि जहाँ पे भी जहाँ पे भी महात्मा गांधी का नाम, अंबेडकर का नाम, ऐसे बड़े लोगों का नाम, ज्योतिबा फुले वो भी बड़े नेता थे, तो ऐसे बड़े लोगों का नाम आता है तो वो वाला स्टेटमेंट करेक्ट होता है। लेकिन यहाँ पे अंबेडकर भी है, बाबा साहब अंबेडकर भी है, गांधी जी भी है, तो दोनों का नाम आ गया, तो दोनों के साथ नहीं जा सकते क्योंकि फिर तो कोई बोलेगा मैं गांधी जी करूँगा, कोई बोलेगा अंबेडकर करूँगा। मतलब समझ में आ रहा है लॉजिक कैसे वेird टाइप के अप्लाई करने आपको। ज्योतिबा फुले भी मतलब कि बड़े ही नेता थे, फेमस थे, तो इसलिए तीनों नहीं है, गोपाल बाबा वालंकर, मतलब कि इनका नाम पहली बार सुना, राइट, इसी क्वेश्चन पेपर के माध्यम से, तो उसको आपको क्लिक करना है। मतलब कि थोड़ा सा ऐसा नया सा नाम दिखा ना आपको, एक दो क्वेश्चन ऐसे भी होते कि हाँ यार ये पहली बार नाम दिख रहा है, ये फर्स्ट टाइम सुन रहा हो इसके बारे में, तो वो वाला आंसर होता है, राइट। तो गेटिंग माई पॉइंट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49, विथ रेफरेंस टू हिस्ट्री ऑफ इंडिया द टर्म कुल्यावापा एंड द्रोणवापा, कुल्यावापा एंड द्रोणवापा क्या है। देखो बी, कॉइन्स ऑफ डिफरेंट मॉनिटरी वैल्यूज। देखो कुल्यवापा एंड द्रोणवापा कोई क्या बोल रहे हैं, कॉइन्स, और ऊपर से क्या, ऑफ डिफरेंट मॉनिटरी वैल्यूज,
सी वाला क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ अर्बन लैंड, अर्बन लैंड, व्हाई नॉट रूरल लैंड? क्लासिफिकेशन ऑफ लैंड लिख सकते थे, अर्बन क्यों किया? मतलब कि वो आंसर नहीं है इसलिए अर्बन डाल दिया जानबूझ के कि क्लासिफिकेशन ऑफ लैंड रूरल हो या अर्बन हो, लेकिन अर्बन जानबूझ के डाल दिया इसलिए क्लासिफिकेशन ऑफ अर्बन लैंड, अर्बन वर्ड डाल दिया इसलिए रॉन्ग है, क्योंकि अननेसेसरी डिटेल, मतलब कि क्लासिफिकेशन ऑफ अर्बन लैंड, व्हाई नॉट रूरल, आपको क्वेश्चन पढ़ना चाहिए। बी क्या है, कॉइन्स ऑफ डिफरेंट मॉनिटरी अथॉरिटी, मॉनिटरी वैल्यू, ऐसे क्यों नहीं लिया कि कॉइन्स ओनली, ओनली कॉइन्स, कॉइन्स ऑफ मतलब कि कॉइन्स, राइट। वैसे डी में क्या है, रिलीजियस रिचुअल्स, रिचुअल्स है लेकिन रिलीजियस रिचुअल्स है, रिलीजियस वर्ड डाल दिया, रिचुअल्स एडजेक्टिव है, रिलीजियस रिचुअल्स मतलब कि ऐसे नहीं कि डे टू डे रिचुअल्स, रिलीजियस एक अलग से एडजेक्टिव डाल दिया। ए क्या है, मेजरमेंट ऑफ लैंड। और एक लॉजिक आपको बोलता हूँ, बताता हूँ, मैंने ऑलरेडी बोला जब भी दो दो स्टेटमेंट में कुछ कॉमन लिंक है, ए में देखो मेजरमेंट ऑफ लैंड है, सी में देखो क्लासिफिकेशन ऑफ अर्बन लैंड, अर्बन ठीक, लैंड है, लैंड वर्ड आया, तो ए एंड सी में लैंड लैंड कनेक्ट हो रहा है, तो ए एंड सी में से आंसर है, उतना लॉजिक आपको पता चल गया कि हाँ लैंड के बारे में दो स्टेटमेंट में बात है, मतलब ए एंड सी दोनों में से आंसर है। अभी सी वाला कैसे एलिमिनेट किया मैंने, क्लासिफिकेशन ऑफ अर्बन लैंड, अर्बन क्यों डाल दिया, क्लासिफिकेशन ऑफ लैंड, जैसे ए में क्या दिया है, मेजरमेंट ऑफ लैंड, और सी में क्या दिया है, क्लासिफिकेशन ऑफ लैंड, क्यों नहीं लिखा डायरेक्ट, ए में ऐसे क्यों नहीं लिखा मेजरमेंट ऑफ अर्बन लैंड, समझ में आ रहा है लॉजिक, मेजरमेंट ऑफ अर्बन लैंड लिख सकते थे, लेकिन उनको उतना डिटेल में नहीं जाना है, इसलिए वो वाला आंसर होता है। गेटिंग माई पॉइंट। सो लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, हु अमंग द फॉलोइंग रूलर्स एडवाइज दिस सब्जेक्ट थ्रू दिस इंस्क्रिप्शन, ये पूरा आप पढ़ लेना, ये अशोका का काम था, मतलब कि अशोका वाज मतलब कि वो ऐसे बोलते थे कि दूसरे के रिलीजन का भी आपको सम्मान करना चाहिए, ऐसे स्टेटमेंट है, वो पूरा पढ़ो, तो अशोका इज द आंसर। तो ये एनसीईआरटी से डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसमें कुछ लॉजिक नहीं है, आइदर यू नो इट और डोंट नो इट टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन अशोका के बारे में एक पेज की नोट मैंने लिख ली बाद में इस क्वेश्चन को पकड़ के, समुद्रगुप्ता को पकड़ के एक पूरा A4 साइज पेज, हर्षवर्धन का A4 साइज पेज, कृष्णदेवराय का एक साइज A4 साइज पेज, ऐसे नोट्स बनाए, और इनमें अगर कृष्णदेवराय, हर्षवर्धन, समुद्रगुप्ता के ऊपर कुछ भी क्वेश्चन आए ना, आई कैन मेक इट, और 2021 में शायद किसी एक के ऊपर क्वेश्चन आया था एंड आई कुड मेक इट, तो इसी हिसाब से 2019 का आधा क्वेश्चन पेपर हम आज ख़त्म कर पाए। टुमारो आई विल फिनिश 2020 का पूरा क्वेश्चन पेपर, बचे हुए 50 क्वेश्चन करेंगे। तो आप लोग समझ रहे होंगे मतलब कि कितना डिटेल मैं कर रहा हूँ, इतना करके भी मैं 50 क्वेश्चन ही कर पाया दिन में, मतलब कि देखो कितना डिटेल में मैं समझा रहा हूँ, कितना डिटेल में आपको बता रहा हूँ, और कहीं पे भी आपको डाउट है ना तो मेरे को मैसेजेस पे पूछो, लेकिन आपका फ़ायदा होना चाहिए वीडियोस देख के, यू मस्ट हैव सम गेन, 40-50 मार्क का अगर गेन मिलता है तो आप अच्छे मार्जिन से प्रीलिम निकलोगे, मतलब कि 120-130 मार्क आपको डेफिनेटली आने वाले प्रीलिम्स में, ये मेरा वादा है आपको, लेकिन आपको रिलीजियसली वो नोट्स और ये वाले क्वेश्चन पेपर्स जो एनालिसिस चल रहे हैं वो रिलीजियसली सुनते रहना है, पढ़ते रहना है। सो आई थिंक आई हैव डन up to 50. Thank you so much guys, see you tomorrow, bye, good night.